हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से चल रही होंगी। आज हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के चैप्टर 3 यानी परिवहन के बारे में पढ़ना है। जैसे आप लोग सुने होंगे कि हमारे पूरे बॉडी में रक्त का संचालन होता है, तो कैसे होता है उससे चैप्टर से कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हम पूरी की पूरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखिए, हर किताब में ऐसा होता है कि जो लास्ट में अभ्यास का प्रश्न दिया हुआ रहता है उसमें वही क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। नहीं तो एक चैप्टर से हज़ारों क्वेश्चन आदमी तैयार कर सकता है, लेकिन सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट नहीं होते हैं। ये जो भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप लोग देखे होंगे कि इस प्रकार के चैप्टर में लोग 100-200 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पे 5-10 ही क्वेश्चन है तो बुझ जाओ कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवाल, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक कोशिकीय शैवाल के एक एग्जाम्पल दीजिए, तो क्लेमाइडोमोनास। बहुत सारा है, जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको हम पूरा से पूरा डिटेल समझाएंगे और समझेंगे भी, ठीक है। तो देखिए, एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका विसरण सही होगा। विसरण द्वारा क्या होगा? विसरण द्वारा एक कोशिकीय शैवालों में क्या होता है? जल का परिवहन होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, पानी एवं घुलित खनिज का पौधों में स्थानांतरण होता है किसके द्वारा? तो जाइलम नलिकाओं द्वारा। पानी एवं घुलित खनिज स्पष्ट है, पानी है ना, पानी मतलब जल, जल से ही बना है जाइलम। तो आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पानी यानी जल या घुलित खनिज का जो पौधों में स्थानांतरण होता है वो जाइलम नलिकाओं द्वारा होता है। 3 नंबर में है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ग्लूकोज है, स्टार्च है, सुक्रोज है, प्रोटीन है। यानी पौधों में जो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे जाते हैं, वो किस रूप में होता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुक्रोज हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों में किस दिशा में होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, ऊपर और नीचे दोनों ओर। यानी खाद्य पदार्थों की आवश्यकता जड़ों को भी होती है और टहनियों को भी होती है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जड़ को भी भोजन की आवश्यकता होती है और तनों यानी टहनियों को भी क्या होती है? भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन ऊपर और नीचे दोनों ओर ही जाएगा, ठीक है। अब हमारा 5वां क्वेश्चन है, जल तथा घुलित लवण का मूल रोम से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जाइलम। क्या हो जाएगा? जाइलम। 6 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो रक्त है वो लाल दिखता है, ठीक है। अब आइए, हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ कहलाती है? इसका आंसर होगा धमनियाँ। धमनियों में क्या होता है? हमेशा शुद्ध रक्त ही प्रवाहित होता है। इसलिए जहाँ भी शुद्ध या ऑक्सीजन जनित रक्त की बात आए तो आप धमनियों को टिक मारिएगा। अब आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि हृदय के विषमों का शिथिलन कहलाता है। तो क्या होता है? डायस्टोल, क्योंकि फेफड़े के नीचे डायस्टोल की एक मांसपेशियाँ होती है। तो क्या होता है? हृदय के विषमों का स्थिलन और स्थलन क्या होता है?
डायस्ट्रोल ही उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा ये चैप्टर फाइनल हो गया। हम इसी के साथ ही एक अगला चैप्टर भी आज कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि उसमें मात्र 5 ही क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज चलिए, क्योंकि उसका फिर अलग से वीडियो बनाना थोड़ा बहुत वीडियो कम हो जाएगा, यानी 1 या 2 मिनट का हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। देखिए हमारा अगला चैप्टर यानी 5 पाठ है उत्सर्जन। मनुष्यों में उत्सर्जन कैसे होती है, यानी जो भी हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उसका उत्सर्जन करना क्या है, बहुत ही ज़रूरी है। अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना बहुत ज़रूरी है। अपशिष्ट पदार्थों को ही शरीर से निकालने की क्रिया क्या कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है। तो इसमें मात्र 5 ही क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, इसको अभी करा दे रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आदमी बना सकता है, लेकिन किताब की दृष्टि से देखा जाए तो मात्र 5 ही क्वेश्चन हैं। देखिए, निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है, तो कौन हो जाएगा NH3। याद रखिएगा, अमीनो अम्ल, अमीनो इसमें N आ रहा है ना, तो NH3 याद रखिएगा कि अमीनो अम्ल के विखंडन से कौन क्या बनता है, NH3 बनता है। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अगर किसी कारण से किसी मनुष्य यानी व्यक्ति का एक वृक्क कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिमाण क्या होगा, उसका परिमाण यही होगा कि उसके दूसरे वृक्क से उत्सर्जन शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, तो उत्सर्जन का हिस्सा है। ठीक है, वृक्क क्या है, उत्सर्जन का हिस्सा है। जब भी हम मूत्र का उत्सर्जन होता है वृक्क के ही द्वारा होता है, वृक्क ही उसका मेन रोल अदा करता है। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जन पदार्थ है। रेजिन जो है वो किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, चीड़, यानी ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, चीड़। ठीक है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप का जो जितने भी अपशिष्ट होते हैं वो कहाँ पे संचित रहते हैं, तो इन 4 ऑप्शनों में आपका ऑप्शन नंबर घ सही होगा। इनमें से सभी में, पत्तियों में भी हो सकता है, छाल में भी हो सकता है, और कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी हो सकता है। आज आपका ये चैप्टर फाइनल हो गया, तो आप कोशिश कीजिए कि इसको बहुत बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछने वाला है। तो हम क्यों नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ही ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। ठीक है, तो हम फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक आप खूब बढ़िया से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।